आइए अब खबरें विस्तार से। आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को लेकर एनआईए ने देश के 6 राज्यों में 13 जिलों में विभिन्न इलाकों में छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी सरगम मच गया। आईएसआईएस मॉड्यूल को लेकर एनआईए की छापेमारी भोपाल, रायसेन में भी हुई। भोपाल में अनस नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया, वहीं रायसेन में जुबेर मंसूरी की गिरफ्तारी हुई। जुबेर की निशानदेही पर कुछ और लोगों से पूछताछ हो रही है। भोपाल और रायसेन जिले के अलावा गुजरात में भी कार्रवाई हुई है। आईएसआईएस पर शिकंजा, इंडियन मॉड्यूल पर नकेल, एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई, 6 राज्यों में छापेमारी। सीरिया में अपनी क्रूरता के लिए चर्चित आईएसआईएस ने दुनिया को भी प्रभावित किया है। आईएसआईएस प्रमुख अबू बकर बगदादी की मौत के बाद संगठन कमजोर जरूर हुआ, लेकिन इसके मॉड्यूल अलग अलग देशों में काम कर रहे हैं। एनआईए ने आईएसआईएस के मॉड्यूल पर शिकंजा कसने के लिए 6 राज्यों के 13 लोकेशंस पर छापेमारी की। भोपाल और रायसेन जिले के अलावा गुजरात में भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद, बिहार में अररिया जिला, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ और यूपी में देवबंद जिले में टीम ने दबिश दी। रायसेन के सिलवानी में वार्ड 12 में जुबेर मंसूरी नाम के व्यक्ति के घर पर छापा मारा। मोबाइल, दूसरी चीजों की टीम ने छानबीन की। जुबेर भोपाल की ताजुल मसाजिद परिसर के मदरसे में पढ़ाई कर रहा था। जुबेर को इसी मदरसे से एनआईए ने पकड़ा। कहा जा रहा है जुबेर के पास से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। जुबेर पर सोशल मीडिया पर संदिग्ध गतिविधियों के चलाने के भी आरोप हैं। न्यूज़ 18 की टीम ताजुल मसाजिद, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मसाजिद है, वहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं ये वही गेट है जो कि बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम ने यहीं से एंट्री की थी और जो जुबेर है उसको जो मदरसा यहाँ का है वहां से हिरासत में लिया गया। हालांकि उसकी निशानदेही पे कई लोगों को जो है पूछताछ के लिए उनसे जानकारी लगातार ली जा रही है। अब्बास नगर में भी एक व्हाइट हाउस करके मदरसा है, वहां से भी हाफिज अनस को हिरासत में लिया गया। करीब 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग जो कि इस मॉड्यूल से जुड़े होने के जिन पे आरोप लग रहे हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सबसे पहले न्यूज़ 18 पे एक्सक्लूसिव आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मदरसा बना हुआ है जिसमें रहने की व्यवस्था है, हॉस्टल यहाँ पे, वहाँ पर जुबेर को जो है एनआईए की टीम अपने साथ ले गई। करीब 3 से 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद एशिया की सबसे बड़ी जो मसाजिद, जो परिसर है ताजुल मसाजिद का, वहाँ के मदरसे से फिलहाल जो है हिरासत में लिया गया और लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी तमाम तरीके के आरोप लगे हैं, लेकिन एनआईए की तरफ से अभी आधिकारिक पुष्टि गिरफ्तारी को लेके, खुलासों को लेके नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो 6 राज्यों में छापेमार कार्रवाई की, जिसमें मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल है, भोपाल और रायसेन, वहां से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी कस्टडी में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। तो एक बड़े नेटवर्क के चलते जो है मध्य प्रदेश की एजेंसियां भी जो है सतर्क हो गई और लगातार अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जुबेर की निशानदेही पर ही भोपाल के गांधीनगर इलाके के एक मदरसे पर भी एनआईए की टीम ने दबिश दी। यहां से अनस नाम के युवक को पकड़ा गया। बताया जा रहा है कि एनआईए को अनस के भाई की तलाश है, लेकिन फिलहाल वो स्विट्जरलैंड गया है। एनआईए 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होंगी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। कौन बिकाऊ कौन टिकाऊ, दिग्विजय सिंह एक बार फिर ट्वीट को लेकर सुर्खियों में हैं। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि देश में लड़ाई बिकाऊ और टिकाऊ के बीच। दिग्विजय सिंह के ट्वीट के बाद सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने हमको जनमत दिया है। रिपोर्ट देखें। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट को लेकर बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि देश में लड़ाई बिकाऊ व टिकाऊ के बीच में है। आगे लिखा है कि लोकतंत्र बचाना है तो टिकाऊ को चुनो। उन्होंने कांग्रेस को टिकाऊ बताकर टैग किया है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने एक बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि यदि देश में जनता जिसको वोट करती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हें सरकार में आने का अगर मौका नहीं मिलता है, यदि वे सरकार में आ भी जाएं तो उस सरकार को गिरा दिया जाता है, तो अगर ये होगा तो जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह पाएगी।
तो यही टूटते हुए पुल और बहती हुई सड़कें और उफने हुए नाले जनता को मिलेंगे। क्योंकि जनता के लिए तो हमेशा ये जवाब भाजपा के पास तैयार होता है कि साहब सरकार तो हमने बना ली है। तो यदि खरीद फरोख्त की राजनीति होगी, राजनीतिक दल के लोग पैसे लेकर के सत्ता के अंदर आएंगे और जनता के द्वारा दिए गए जनमत का सम्मान नहीं करेंगे, तो फिर वो बिके हुए लोग लोकतंत्र को मजबूत नहीं करेंगे। इसलिए टिकाऊ लोगों को चुनने की आवश्यकता है। जबकि बीजेपी को बिकाऊ बताकर उन्होंने बीजेपी को अपने ट्वीट में टैग किया है। वहीं दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर वीडी शर्मा ने पलटवार किया। वीडी शर्मा ने कहा कि चुनाव जनमत से जीते जाते हैं, जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो जब हार जाते हैं और हारते, मैंने पहले ही कहा है, कोई भी जब इस प्रकार की बातें करते हैं और कांग्रेस लगातार चुनाव देश के अंदर हार रही है, प्रदेश के अंदर हार रही है, दिग्विजय सिंह अपने घर में चुनाव हार रहे हैं, तो ये बहानेबाजियों से चुनाव नहीं जीते जाते, कारण देने से चुनाव नहीं जीते जाते। चुनाव जीते जाते हैं जनमत से, जनता के आशीर्वाद से। वो जनता का आशीर्वाद और जनमत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। हमारे मुख्यमंत्री की कार्य योजना, जो गरीब कल्याण की योजनाओं पर जनता का विश्वास है, और संगठन का तंत्र भारतीय जनता पार्टी का इतना मजबूत है कि इसके आधार पर जनता हमें समर्थन देती है। तो दिग्विजय सिंह जी कुछ कहें या कोई और कुछ कहे, इससे काम नहीं चलता। जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है। भोपाल में जिला पंचायत चुनाव के दौरान पुलिसकर्मी से झड़प को लेकर दिग्विजय सिंह पहले से बीजेपी के निशाने पर हैं। ऐसे में नए ट्वीट पर सियासी संग्राम मचना ही है। वहीं मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों तिरंगा ही तिरंगा है। एक तरफ आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर ध्वजारोहण की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस पदयात्रा पॉलिटिक्स पर मंथन कर रही है। इन सब के बीच हर घर तिरंगा अभियान के आदेश में एक शब्द पर बीजेपी ने ऐतराज जाहिर किया। देखिए रिपोर्ट। शहर से गांव तक में भगवा बिखेर चुकी बीजेपी अब आजादी के अमृत महोत्सव में एमपी को तिरंगामय करने की तैयारी में है। पूरे एमपी में केंद्र की मदद से 1.5 करोड़ तिरंगे लगाने का लक्ष्य है। सीएम शिवराज खुद बैठकें ले रहे हैं। रविवार की बैठक में सीएस, डीजीपी, एसीएस, पीएस, संस्कृति, जनसंपर्क समेत सीएमओ के अधिकारी, जिला कलेक्टर, एसपी और तमाम महकमों के आला अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप से 1 करोड़ तिरंगे और केंद्र से 51 लाख तिरंगों की मदद मिलनी शुरू हो गई है। 36,000 वितरण केंद्र बनाए गए हैं। आम नागरिक तिरंगा फहराए और फोटो सेल्फी अपलोड करे। सीएम ने साफ किया कि हर घर तिरंगामय बना देना है। कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। यह भी साफ किया गया कि अगली बैठक 8 अगस्त को होगी। लेकिन पेंच फंस गया अभियान से जुड़े आदेश और उसमें लिखे एक शब्द से। सरकारी आदेश पर ऐतराज जताते हुए कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि आदेश में सबसे ऊपर भगवा रंग रखने का निर्देश है, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग का इस्तेमाल होता है। सरकार अपना आदेश वापस ले। आज देखें, आपकी पॉलीथीन और पॉलिएस्टर सिल्क के झंडे की अनुमति सरकार ने उसमें परिवर्तन कर दिया है, जबकि जो है ये खादी का झंडा बनाया जाता था। दूसरी बड़ी बात है जिस पर मुझे जो है आपत्ति है, मध्य प्रदेश सरकार के एक कलेक्टर ने छतरपुर में ऑर्डर निकाला है और उसने कहा है कि झंडे में जो है भगवा कलर सबसे ऊपर रखकर लहराना है। तो झंडे में भगवा कलर तो होता ही नहीं है, उसमें तो जो है केसरिया कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है। और ये जो है भगत सिंह के बसंती रंग दे बसंती चोला से बसंत कलर से उस कलर को लिया गया है। कांग्रेस के ऐतराज पर मंत्री विश्वास सारंग ने मोर्चा संभाला और कहा कि यह देशभक्ति के प्रकटीकरण का बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस तो कभी तिरंगे का सम्मान करती नहीं। कांग्रेस को तो हर मुद्दे पर टंगड़ी अड़ाने की आदत है। अरे आपने तो तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आपने तो हर समय तिरंगे का अपमान किया। आपने तो केवल और केवल गांधी परिवार को आजादी से जोड़ने की कोशिश की और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रकट किया, और वो भी गांधी परिवार नहीं है, तथाकथित नेहरू परिवार है। इससे इतर कांग्रेस अपनी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए बैठकों पर बैठकें ले रही है। संगठन को मजबूत करने के इरादे से कांग्रेस के सह प्रभारी सीपी मित्तल भोपाल पहुंचे हुए हैं। जिला अध्यक्षों, संगठन और सेवा दल पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। चुनाव के मद्देनजर पदयात्रा पर फोकस बढ़ा है। कांग्रेस हर जिले में 75 किलोमीटर पांव-पांव चलेगी और आजादी के नायकों को याद करेगी। कांग्रेस आजादी में अपना योगदान गिनाएगी और महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएगी।
9 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर जिला स्तर के ऊपर 75वीं वर्षगांठ के ऊपर 75 किलोमीटर हर जिले के अंदर पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश की आज़ादी में जिन लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी देश की आज़ादी के लिए, बड़े बड़े नेताओं ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी थी और बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं का बलिदान भी हुआ था। उन सबको याद करते हुए देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के ऊपर पूरे जिला स्तर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा का आयोजन किया है। तो एक तरफ तिरंगा अभियान है, दूसरी तरफ पदयात्रा है। इससे पहले सवाल ये उठाया गया कि भगवा नहीं केसरिया रंग होता है। इन सब के बीच इतना साफ है कि गोइथे के रंग पहिए से लेकर RGB CMYK तक राजनीति का रंग मिश्रण अभी तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन के बयान ने एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। उन्होंने कहा कि देश में रोजगार की कमी है जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का फायदा सभी समुदायों को मिलना चाहिए, किसी एक समुदाय को बढ़ावा देना ठीक नहीं है। न्यूज़ 18 से बोलते हुए रघुराम राजन ने यह भी कहा कि भारत में कभी भी श्रीलंका जैसे हालात नहीं हो सकते। रायपुर में प्रोफेशनल कांग्रेस के सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे पूर्व RBI गवर्नर रघुराम राजन ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत के हालात और श्रीलंका और दूसरे देशों में आर्थिक हालात में काफी अंतर है। रघुराम राजन ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है और विदेशी कर्ज का दबाव भी कम है। भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान जैसी समस्या का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने देश में रोजगार के संकट को लेकर चिंता जताई। उन्होंने अग्निपथ योजना के भारी विरोध का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा नौकरियों के लिए परेशान हैं, इसके लिए नीति बनानी होगी। भारत उस स्थिति में नहीं है क्योंकि भारत के पास काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। भारत का ऋण, फॉरेन एक्सचेंज ऋण काफ़ी कम है और भारत का इकोनॉमी भी, अर्थशास्त्र काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो उस स्थिति में नहीं है। प्रॉब्लम है रोजगारी काफ़ी कम है। आप देख रहे हैं कि लोग, ये जो अग्निपथ राइट्स हैं, वो हमारा युवा पीढ़ी कह रही है कि हमें और नौकरी चाहिए और रोजगारी तो काफ़ी कम है, तो उसको बढ़ाना है। उसके लिए नीतियाँ चाहिए। रघुराम राजन ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को उदार और मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे सबके लिए विकास के अवसर हों। सिर्फ एक समुदाय को बढ़ावा देना ठीक नहीं। माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाना है। जैसे कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं तो माइनॉरिटीज़ को भी थोड़ा इक्वालिटी होना चाहिए कम्युनिटीज़ में। तो पॉलिसीज़ जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो दोनों, वो सारे कम्युनिटीज़ को एडवांस करना चाहिए। पूर्व गवर्नर के बयान पर कांग्रेस और बीजेपी के रिएक्शन भी आए हैं। कांग्रेस जहां रघुराम राजन के बयान पर सहमत नजर आई, वहीं बीजेपी ने बयान पर ऐतराज जताया और कहा कि केंद्र सरकार सभी को अवसर देने और सबको साथ लेकर चलने के लिए दृढ़ संकल्पित है। रघुराम राजन जी ने वही बात कही है जो उनको देश के हालात से समझ में आया है। रघुराम राजन जी विद्वान पुरुष है, अर्थशास्त्री हैं, पूर्व रिजर्व के गवर्नर हैं और वर्तमान में देश के जो हालात हैं इस पर उन्होंने अपने बातें कही है। निश्चित तौर पर अगर देश को विकास की ओर आगे बढ़ना है, देश विकास की एक नई ऊंचाई को छुए, उसलिए देश में एकता जरूरी है। भारत देश की परंपरा है और भारत देश का इतिहास है कि भारत देश में कभी जातिगत या धर्म के आधार पर कहीं कोई वाद नहीं रहा है। लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर जो कांग्रेस ने जिस गलत चीज़ों को पिछले 58-60 वर्षों में लाया, यदि उसको केंद्र की सरकार उसको समतुल्य कर रही है, उसको बराबर का व्यवहार कर रही है, उनको ठीक कर रही है, तो इसको बहुसंख्यकवाद का नाम देना ठीक नहीं है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बयान ने कहीं न कहीं एक बहस जरूर छेड़ दी है। इस पर अब सियासत होना भी लाजमी है। दोनों ही दलों के अपने अपने तर्क हैं। सियासी जंग शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में ये चर्चा और गंभीर हो सकती है।
ममता लांजेवार, न्यूज 18 रायपुर। भोपाल एम्स में एमबीबीएस की छात्रा मारिया मथाई ने आत्महत्या कर ली। मारिया सेकेंड ईयर की छात्रा थी जिसने कैंपस में हॉस्टल की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। मारिया मथाई एम्स की टॉपर स्टूडेंट्स थी। उसने नीट में टॉप किया था। पुलिस फिलहाल इसे आत्महत्या बता रही है। बताया जा रहा है कि मारिया मथाई डिप्रेशन में चल रही थी और उसका इलाज भी चल रहा था। मारिया मथाई आज हॉस्टल की बिल्डिंग से कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। एक एमबीबीएस की छात्रा ने तीसरी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। हालांकि अभी कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया कि किन कारणों के चलते ये कदम छात्रा ने उठाया। पुलिस मौके पे लगातार जांच पड़ताल की जा रही, तमाम एंगल पर ये जांच पड़ताल की जा रही। बताया जा रहा है कि छात्रा किसी बात को लेकर डिप्रेशन में थी। हालांकि डिप्रेशन किस बात को लेकर था, इसको लेकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। लगातार यहाँ पे तफ्तीश की जा रही है। जो स्टाफ के, क्योंकि ये हॉस्टल है एम्स का और इसी हॉस्टल में ये घटना हुई, तो जो वार्डन है और साथ में जो स्टाफ है, जो साथी हैं लड़की के, उसके बयान भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जो है पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। सर, क्या कारण निकल के आ रहा है? प्रथम दृष्टया अभी तो सुसाइड लग रहा है और अभी जो प्रारंभिक तौर पे जो उनके फ्रेंड्स वगैरह ने बताया कि कुछ वो डिप्रेशन में भी थी, इसको हम जांच कर रहे हैं। सर, क्या डिटेल है अभी तक? नाम? ये मारिया मथई सेकेंड ईयर की छात्रा है एमबीबीएस की। करीब 6 बजे इन्होंने गार्ड को हमसे आवाज़ आई किसी गिरने की, तो गार्ड ने आगे देखा तो ये ऊपर से नीचे इनको नीचे पड़ी हुई मिली थी बॉडी। सर, कुछ साथियों से पूछता है जो हॉस्टल में रहती हो साथ में, या वार्डन ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। बाकी साथियों ने बताया कि थोड़ा सा वो डिप्रेस थी और उसका इलाज भी चल रहा था। किस चीज़ का इलाज है? डिप्रेशन का बताया, बाकी हम लोग अभी जांच में और क्लियर करेंगे। बिल्कुल, एक सुसाइड का पूरा मामला जो है पुलिस की प्राथमिक जांच में। हालांकि पुलिस हर एंगल पे इस पूरे मामले में जांच कर रही है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18 भोपाल। भारतीय सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ गायकों में से एक मोहम्मद रफी गायकी की दुनिया का एक वो नाम है जिसने भारतीय सिनेमा और भारतीय संगीत को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर भारतीय सिनेमा हमेशा उनका ऋणी रहेगा। मोहम्मद रफी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके गीत आज भी अमर हैं। उन्हें रोमानियत का बादशाह कहें, आवाज का जादूगर कहें या शहंशाह तरन्नुम, कुछ भी कहें, मदहोश कर देने वाली आवाज और सुरों के सरताज मोहम्मद रफी आज ही के दिन दुनिया से रुखसत हो गए थे। रफी साहब हिंदी सिनेमा के बेहतरीन प्लेबैक सिंगर में से एक थे। अपनी आवाज के मिठास की वजह से अपने साथी गायकों के बीच उन्होंने एक अलग पहचान बनाई थी। यही वजह है कि मोहम्मद रफी की आवाज का हर सिंगर और आम श्रोता कायल है और उनकी अजमत का लोहा मानते हैं। मोहम्मद रफी साहब की पुण्यतिथि पर हम आपको मिलवा रहे हैं रफी साहब के जबरा फैन मंसूर फारूकी से, जिनके घर में ही रफी साहब से जुड़ी यादों का एक म्यूजियम है। इसमें रफी साहब के 30 भाषा में गाए 5000 से ज्यादा गानों का कलेक्शन है। इनमें सीडी, कैसेट, वीसीआर भी शामिल है। इतना ही नहीं, मंसूर फारूकी ने रफी साहब के गीत गजलों की किताबों, मैगजीन्स को भी संग्रहित करके रखा हुआ है। इसके साथ ही उनकी ढेर सारी पेंटिंग्स भी हैं। रफ़ी साहब की डेथ 1980 में हुई और मुझे 1985 से ये शौक़ हुआ। मैंने एक गाना सुना जो इंग्लिश में था, तो पता ये चला कि रफ़ी साहब ही गा रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि रफ़ी साहब और इंग्लिश। तो मैंने फिर कुछ किताबें वगैरह ली, तो उसमें मैंने रफ़ी साहब को गायक से बड़ा एक नेक इंसान पाया। पर उस दिन मैंने दिल में ये सोच लिया था कि मैं रफ़ी साहब का कलेक्शन जमा करूँगा। आज मेरे पास रफ़ी साहब के 5552 गाने हैं, जिसमें 30 लैंग्वेज शामिल है। उसमें से 7 जो हैं वो अपने भारत से बाहर की हैं। मंसूर फारूकी के कलेक्शन में मोहम्मद रफी के वो गीत और गजलें भी हैं जो रिलीज नहीं हुए। फारूकी पिछले 40 साल से रफी साहब की यादों को संजोने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रफी रखा है और अपने घर का नाम रफी मेंशन।
मोहम्मद रफ़ी साहब का ये घर नहीं है, लेकिन उनके एक ऐसे चाहने वाले का ये घर है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहम्मद रफ़ी साहब के नाम डेडिकेट कर दी। और इतना ही नहीं, अपने बेटे का नाम भी रफ़ी साहब के नाम पर मोहम्मद रफ़ी रख दिया। और इनके घर में मोहम्मद रफ़ी से जुड़ी हुई यादों का एक खूबसूरत खजाना भी है, जिसमें उनके गाए हुए गीतों की कैसेट्स हैं, सीडीज़ हैं, वीसीआर यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। बहुत सारी किताबें हैं जिनमें रफ़ी साहब की गज़लें, उनकी कहानियाँ, उनके गीत लिखे हुए हैं और उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऐसी गज़लों का खजाना है यहाँ पे, ऐसे गीतों का खजाना है जो रफ़ी साहब ने अलग अलग भाषाओं में गाए। कई तो ऐसे गीत और गज़ल भी हैं जो रिलीज़ नहीं हुए, लेकिन उनको यहाँ पर जोड़ कर रखा गया है। मोहम्मद रफी ने 13 साल की उम्र में अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी और अपने करियर में लगभग 26,000 गाने गाए थे। रफी साहब ने कई तरह के गानों को अपनी आवाज दी थी। उन्होंने कई ऐसे गाने भी गाए जिनमें दर्द महसूस होता था। मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज में एक से बढ़कर एक सुरीले गानों को गाया जो अमर हो गए। वो गाने आज भी सुकून का एहसास दिलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल। बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां पर चाकू से युवक की हत्या हुई है। एसबीआर कॉलेज के सामने की घटना है। लड़की के नाम से आरोपी ने फेक आईडी बनाई थी। युवक को इंस्टाग्राम के जरिए लड़की की आवाज में कॉल पर बुलाया था। आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।